भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना यह अत्यंत दुख की बात थी। यह तो वह समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई, तो अब तो फिर भी वह घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहां ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी विचार की छाया में भारी मन से उसने अपने तन मन पर गाधी कालिख की परत चढ़ाई। राजकुमारी तारा ने इस प्रकार सारा शरीर रंगा कि कोई भी उसे देखकर न पहचान पाए। क्या यह उसका असली स्वरूप है या केवल कालिख से ढंग का रूप? माथे से लेकर पांव तक अब वह एक विकृत महिला सी दिख रही थी। जब उसने इस अजनबी हुलिये में पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो स्वयं को भी न पहचाना। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कोई उसे नहीं चिन्ह सकेगा। खतरा टल चुका था। इस निश्चय पर उसने अपनी ससुराल जाने का मन बना लिया। परवाह कहीं भटकने से बेहतर प्रतापगढ़ की ओर जाना था। कम से कम वहां प्रतिदिन पति का चेहरा देख पाएगी। आखिर इस संपूर्ण जगत में अब उसका इससे बढ़कर कौन था? हां, यह विचार उत्तम था। इससे न केवल पति के समीप रहेगी अपितु परिवार की सेवा का अवसर भी मिलेगा और कोई यह घिनौना तथ्य जान न पाएगा कि असल में वह कौन है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर राजकुमारी ने शीघ्र ही प्रतापगढ़ की राह पकड़ी। तभी मार्ग में एक सारथी मिला जिसके बदले थोड़ी सी मुद्रा देने पर वह उसकी गाड़ी में सवार हो गई। सायं होते होते तारा प्रतापगढ़ पहुंची। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर दुभयस्क पहरेदारों ने उसे रुकवा दिया। काली काली क्रूप सी आकृति देखकर वे भौंचे उत्तोलित कर बोले, कौन हो तुम और भीतर क्या खोजने आई? उनकी कठोर दृष्टि से अभिभूत तारा ने विनम्रता से कहा कि वह एक दीन दलित स्त्री है जो दूर देश से केवल राजा से मिलन की आस लिए आई है। देखते ही उन्हें उसने भिखारी समझ लिया और द्वार पर खड़े रक्षकों ने कठोरता से उसे भगाकर लौटा दिया। तारा का हृदय गर्जित कर कर रो रहा था। कितनी कठिनाइयां सहकर, कितनी आशाएं लिए वह यहां आई थी। इतना विरह, उसने तो मौत को भी सहना दूभर समझा। एक कुएं में छिप छिप कर प्राण त्यागने की बात मन में आई। फिर आखिरी प्रयास किए बिना आत्मा को न छोड़ने का प्रण कर वह प्रतापगढ़ की एक सराय में विश्राम करने लगी। तय हुआ कि कल प्रातः फिर राजा महाराज से मिलने प्रयास करेगी। जैसे ही सवेरा हुआ तारा पुनः महल पहुंची, पर शाम की भांति पहरेदारों ने उसे पुनः खदेड़ दिया। तब अंततः दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रित भाव से राजकुमारी ने निर्णय लिया कि अब वह महल के बाहर ही प्रतीक्षा करेगी। जो राजकुमारी कभी महलों की रानी थी, वह अब एक सामान्य भिखारिन की तरह रोज सुबह से शाम तक महल के मुख्य द्वार पर बैठी राजा के निकलने की राह तकती थी। कब वह बाहर आएंगे और कब वह अपने दिल की बात कह सकेगी। 3 दिन बीत गए इसी इंतजार में। वह हर सुबह महल के सामने आकर बैठती, दिन भर राजा की झलक पाने को तरसती और फिर थकी हारी खाली मनली सराय लौट जाती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज चौथा दिन था जब वह एक कोने में निराश बैठी थी। तभी अचानक राजमहल का मुख्य द्वार खुला और राजा धर्मपाल घोड़े पर सवार होकर बाहर आए। जैसे ही उसने राजा को देखा, तारा तेजी से उठी और उनके घोड़े के सामने आ खड़ी हुई। महाराज, वह बोली, मैं कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहना है। अनजाने में सामने आई इस स्त्री को देख राजा चौंके और बोले, तुम कौन हो? उससे पहले कि तारा कुछ कहती, द्वारपालों में से एक बोल पड़ा, महाराज, यह वही युवती है जो बीते कुछ दिन से रोज यहां आती है और आपसे मिलने की जिद करती है। हमने इसे कई बार भगाया है, लेकिन यह फिर लौट आती है। तब तारा हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो एक दुखी और बेसहारा औरत हूं जो आपसे उम्मीद लेकर आई है। तब राजा ने उसे देखा और कहा, ठीक है कन्या, इस समय मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं। तुम कल इसी समय राजसभा में आना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। राजा की बात सुनकर तारा ने सिर झुकाया और फिर वापस सराय लौट गई। अगले दिन जब समय हुआ, तारा पुनः महल पहुंची। राजा के आदेश अनुसार इस बार पहरेदारों ने उसे बिना किसी सवाल के महल में प्रवेश करने दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई न दिया। तारा सीधी राज्यसभा की ओर बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो सभी सदस्य उसे देखकर चौंक गए।
एक अजीब सी गहरे रंग और थकी हारी सी स्त्री को देख सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। तारा ने राजा धर्मपाल के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। राजा बोले, अरे तुम तो वही हो जो कल मेरे घोड़े के सामने आ गई थी, बताओ क्या बात है। तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम चंदा है, मैं समीपवर्ती राज्य से आपके पास आई हूं। आपके गुणों की बहुत चर्चा सुनी थी, आप न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरा कोई अपना नहीं है। मैं बस आपसे यही निवेदन करने आई हूं कि मुझे कोई काम दे दे, महल में कहीं भी। उसकी बात सुन राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त कर्मचारी हैं, मैं किसी अनजान राज्य से आई इस अजीब सी लड़की को क्यों रखूं? इस तरह की क्रूप और साधारण दिखने वाली लड़की को मैं अपने महल में काम पर क्यों रखूं? मेरे पास पहले से ही पर्याप्त सेवक हैं। राजा ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया। राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी तारा का चेहरा उतर गया। राजा ने आगे कहा, अगर तुमने यह बात कल ही कह दी होती तो मैं उसी वक्त मना कर देता। बेवजह तुमने मेरा भी समय खराब किया और खुद को भी थकाया। तब तारा ने अंतिम कोशिश करते हुए निवेदन किया, महाराज मुझे कोई भी छोटा बड़ा कार्य दे दीजिए, बस मेरी 2 छोटी छोटी शर्तें होंगी। उससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। दरबार के सदस्य हंसते हुए बोले, अरे देखो तो, जिसे नौकरी तक नहीं मिल रही वो राजा के सामने शर्तें रख रही है, बड़ी मजेदार लड़की है। राजा धर्मपाल भी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हारी वो 2 शर्तें क्या हैं? तब तारा बोली, पहली बात, मुझे मेहनत के बदले सिर्फ 2 वक्त की सादी रोटी चाहिए, इससे ज्यादा की मुझे कोई दरकार नहीं। इसे मेरी पहली शर्त समझिए। राजा ने मन ही मन सोचा, कितनी भोली है, सूखी रोटी को भी शर्त कह रही है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब अपनी दूसरी शर्त बताओ। तारा बोली, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे तुरंत नौकरी से न निकालें, चाहे सजा में मुझे कोरी ही क्यों न लगवाने पड़े, मैं सह लूंगी। ये कहकर तारा घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, महाराज मुझ अकेली पर तरस खाइए, आप ही मेरी आखिरी आशा है, कृपया मुझे निराश मत कीजिए। उसकी करुणा भरी याचना सुनकर राजा धर्मपाल का हृदय पसीज गया और उन्होंने अंततः उसे पशुओं के बारे का काम सौंप दिया। राजमहल में बहुत सी गायें थीं। तारा को उनका चारा पानी देने, चराने और बारे की सफाई का सारा जिम्मा दिया गया। उसे रहने के लिए भी पशु बारे में ही एक कोना दिया गया। तारा इस अवसर से बेहद प्रसन्न थी। जब एक दासी उसे बारे तक लेकर गई तब तारा की नजर कुछ दूरी पर खड़े राजकुमार अभिमन्यु पर पड़ी। अपने जीवन साथी को इतनी नजदीक देखकर तारा की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद उसे यूं अपने सामने देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह चाहती थी कि द्वारकर जाए, उनके चरणों में गिरकर अपने सारे दुख कह दे और उन्हें बता दे कि वह जीवित है, पर वह अपने भावों को काबू में रखती है। समय को देखते हुए अपने जज्बातों को छुपा जाती है। वह चुपचाप बारे की ओर बढ़ने लगती है। तभी अभिमन्यु के पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। धड़कते दिल के साथ तारा उस दिशा में बढ़ती है। तेज धड़कते दिल के साथ राजकुमारी तारा राजकुमार के सामने जाती है। यह पहला अवसर था जब वह अपने पति को इतने समीप से देख रही थी। जब वह राजकुमार अभिमन्यु के पास पहुंची तो उनके साथ खड़ा एक सेवक बोला, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार जानना चाहते हैं। सेवक की बात सुनकर तारा ने अभिमन्यु की ओर नजरें उठाई। उसे पहली बार इतने पास से देखने का मौका मिला था। वह उनके रूप और तेज को अपनी आंखों में उतार लेना चाहती थी। उसकी निगाहें उन पर थमी रह गईं, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। अभिमन्यु का तेजस्वी चेहरा, उनका मजबूत कद-काठी, यही वह छवि थी जिसे देखने की आस में तारा ने वर्षों इंतजार किया था, दुख झेले थे। उसकी स्थिर निगाहों को देखकर पास खड़ा आदमी खींचकर बोला, क्या देख रही है? लगता है पहले कभी कोई राजकुमार नहीं देखा। अपनी आंखें नीचे रख। क्या तूने कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? ऐसी बदसूरत शक्ल तो शीशा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वह तिरस्कार भरी हंसी हंसने लगा। राजकुमारी शर्म से पानी पानी हो गई। तभी अभिमन्यु ने गुस्से में हस्तक्षेप किया, अगर वह काली है या सुंदर नहीं है तो इसमें इसका क्या दोष है? ये तो उस ईश्वर की बनाई कृति है। जो जैसा बनाता है उसकी मर्जी। किसी की सूरत का मजाक बनाना खुद उस निर्माता का अपमान है। राजकुमार की डांट सुनकर वह आदमी चुपचाप रह गया। तारा ने जैसे ही अभिमन्यु के शब्द सुने
उसकी आंखों में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया। वो गर्व महसूस कर रही थी कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही उसका पति है। थोड़ी झिझक के साथ तारा बोली, मेरा नाम चंदा है। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है चंदा, अब तुम जा सकती हो। तारा वापस बारे में आकर काम में लग गई। दिन बीतते गए। उसकी देखरेख में पशुओं की हालत सुधरने लगी। दूध की मात्रा बढ़ गई, गायें स्वस्थ दिखने लगी। वह जो भी कार्य करती पूरे मन से करती। धीरे धीरे लोग जो पहले उपेक्षा करते थे अब उसका सम्मान करने लगे। राजा भी अब उसे बारे से हटाकर दूसरे काम सौंपने लगे। वह हर कार्य पूरे समर्पण से करती। उसका हर दिन इस उम्मीद में बीतता कि शायद आज उसे राजकुमार के दर्शन हो। जिस दिन अभिमन्यु दिखाई देते वह दिन तारा के लिए खुशियों से भर जाता। समय बीतता गया और तारा की दिनचर्या संतुलित और शांतिपूर्ण होने लगी। वहीं दूसरी ओर उसके पिता राजा मदनपाल गहरे पश्चाताप में डूबे थे। वह तारा को न पा पाने की चिंता में घुलता जा रहा था। वह यह भी नहीं कह सकता था कि उसकी बेटी लापता है, क्योंकि वह पहले ही उसे मृत घोषित कर चुका था। हर नया दिन उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। हर बीतता क्षण उसके मन में अपराध बोध और ग्लानि की आग को और तेज कर देता था। अब उसे अपने ही अस्तित्व से घृणा होने लगी थी। जिस पिता ने अपनी ही संतान को नीच दृष्टि से देखा था, अब वही व्यक्ति हर पल पश्चाताप की आग में झुलस रहा था। राजा मदनपाल को अब अपने भीतर के राक्षस से ज्यादा घिन किसी और से नहीं आती थी। वह खुद को इस धरती का सबसे निकृष्ट इंसान मानने लगा था, और वास्तव में वह था भी। वह रातों को सो नहीं पाता, खुद को दंडित करने के लिए नंगे शरीर पर कोरे बरसाता। अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह राजकुमारी तारा को खोज निकाले और उसके चरणों में सिर झुकाकर रोते गिड़गिड़ाते उससे क्षमा मांगे। अगर वह जीवन में यही कर सका तो शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी, वरना मृत्यु के बाद भी वह इस पाप की ज्वाला में जलता रहेगा। इसी मानसिक यंत्रणा में उलझा राजा मदनपाल हर दिन जैसे तैसे काट रहा था। इधर राजा धर्मपाल अब फिर से अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए उपयुक्त कन्या की तलाश में लग गया था, क्योंकि तारा की मृत्यु की खबर को 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। अब वह चाहता था कि राजकुमार पुनः विवाह करके अपना जीवन आगे बढ़ाए। राजकुमार को जब यह बात पता चली तो वह सीधा अपने पिता के पास गया और बोला, पिताश्री क्षमा करें, लेकिन मेरे लिए प्रेम और विवाह एक बार ही होता है। बोले ही मैंने तारा के साथ बहुत समय न बिताया हो, मगर मेरी आत्मा ने उसे ही स्वीकारा है। शायद मुझ में ही कोई खामी रही जो वह मुझे छोड़कर चली गई, और क्या भरोसा कि अगली पत्नी जीवित भी रहे, इसलिए मैं पुनः विवाह नहीं करूंगा। लेकिन राजा धर्मपाल को उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी खोज में लगा रहा। जब यह बात कानों कान तारा तक पहुंची कि अभिमन्यु अब भी उसे ही चाहता है और दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी आंखें छलक पड़ी। वह भावुक हो गई। उसका मन किया कि द्वार कर अभिमन्यु के पास जाए, उसे गले लगाए और रोते हुए अपने दुख कह डाले। मगर फिर यह ख्याल उसके भीतर उभरता है, कैसे बताए कि उसका पिता कितना अधम निकला, कैसे कहे कि उसे अपने ही पिता से डरकर भागना पड़ा। यही सोचकर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। वह खुद को कोसती हुई एक कोने में जाकर बैठ जाती है और चुपचाप आंसू बहाने लगती है। समय बीतता रहा। आखिरकार राजा धर्मपाल को अपने बेटे के लिए एक योग्य कन्या मिल ही जाती है। अभिमन्यु इस बात का विरोध करता है, पर धर्मपाल उसकी एक नहीं सुनता और विवाह तय कर देता है। जब यह खबर तारा को मिलती है तो उसके भीतर हताशा और क्रोध का तूफान उठता है। तब वह खुद से यह प्रण लेती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पर मैं अभिमन्यु का विवाह किसी और से नहीं होने दूंगी। एक स्त्री संसार के हर दुख को झेल सकती है, लेकिन अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत का आना, यह उसकी आत्मा पर चलती तलवार जैसा होता है। जब चंदा को यह झात हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होने जा रहा है, तो उसके भीतर जैसे आग धधक उठी। उसके सपनों पर जैसे वज्र गिर पड़ा हो। उसने मन ही मन प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति का दूसरा विवाह किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। अगले दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाकर कहा, चंदा, जिन कामों की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है वे तुम हमेशा बखूबी निभाती हो, इसलिए अब राजकुमार की शादी से जुड़ी तमाम तैयारियों की देखरेख तुम्हारे जिम्मे है। राजा ने आगे कहा, खाने पीने की व्यवस्था हो या सजावट, वस्त्रों की व्यवस्था हो या अतिथियों की देखरेख, सब कुछ तुम्हारे निरीक्षण में होगा।
राजा की बातें सुनते ही चंदा का मन भीतर से छलनी हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे खुद ही अपने रिश्ते की चिता सजाने को कहा जा रहा, किंतु उसने अपनी भावनाओं को भीतर दबाकर सिर झुका लिया और दरबार से चुपचाप बाहर निकल गई। विवाह की तिथि पास थी, केवल कुछ ही दिन शेष थे। राजा धर्मपाल जल्दबाजी में था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं अभिमन्यु कोई रुकावट न खड़ी कर दे। इसलिए वह विवाह जल्द से जल्द संपन्न करवाना चाहता था। हर दिन चंदा के लिए असहनीय होता जा रहा था। वह लगातार रोती रहती और समझ नहीं पाती कि क्या करे जिससे यह विवाह रुक जाए। उधर महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। अब विवाह में केवल 2 दिन बाकी थे। राजकुमार के विवाह को भव्य बनाने हेतु राजा ने विशाल भोज का आयोजन भी रखा था। दूर दराज के गांवों और सीमावर्ती राज्यों से भी अतिथियों को आमंत्रण भेजा गया था। पुराने समय में जब बड़े भोज होते थे तब भोजन मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता था। इसी कारण कुम्हार जब उन बर्तनों को लेकर महल पहुंचा तो उसने चंदा से पूछा, बर्तनों को कहाँ रखे? चंदा, जो भीतर ही भीतर धधक रही थी, तुनक कर बोली, जाकर बाहर फेंक दो उन्हें। कुम्हार कुछ पल के लिए अचंभे में पड़ गया, लेकिन चूंकि राजा ने सारी व्यवस्था चंदा के हाथ में दी थी, वह आदेश को टाल नहीं सका और उसने सारे बर्तन बाहर जमीन पर पटक दिए। नतीजतन सभी बर्तन चकनाचूर हो गए। उसी समय तेली भी तेल के मटके लेकर पहुंचा। चंदा ने उसे भी आदेश दिया कि वह सारा तेल जमीन पर गिरा दे। गाय का दूध लेकर आए ग्वाले के साथ भी उसने यही किया। वह सारा दूध भी मिट्टी में बहा दिया। यहां तक कि उसने भोजन सामग्री रखे स्थान पर जानबूझकर कीड़े छोड़ दिए, जिससे सारा खाना भी खराब हो गया। जब राजा तक ये बातें पहुंची तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह पागलों की तरह चीखने लगा। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। शादी बस 2 दिन दूर थी और अब मिट्टी के बर्तन दोबारा बनवाना, तेल, दूध और बाकी सामान जुटाना असंभव जैसा कार्य बन गया था। राजा ने अब देखा न ताव सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि चंदा को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए।